बेटा, today's topic is very important and it is little bit typical but not tough. ध्यान से समझना. Concept of national income. National income is the sum total of factor income. Factor income we know better from land, labor, capital and entrepreneur. Earned by normal residents of a country during a period of accounting year. इसमें दो बातें हैं जो हमें ध्यान से समझनी है. वन इज फैक्टर इनकम, अनदर इज नॉर्मल रेजिडेंस. अकाउंटिंग ईयर मींस कैलेंडर ईयर होता है, एक अकाउंटिंग ईयर होता है. अकाउंटिंग ईयर अपने इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है. क्लियर? तो नेशनल इनकम किसे कहा जाता है? विच इज अर्न्ड बाय फैक्टर इनकम, अर्न फ्रॉम फैक्टर इनकम. और कौन अर्न करता है? नॉर्मल रेजिडेंस. यानी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान से करने हैं, एक फैक्टर इनकम और एक नॉर्मल रेजिडेंस. चलिए आगे हम ये लोग करते हैं. फैक्टर इनकम हमें पता है फ्रॉम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. 4 फैक्टर्स होते हैं. इनसे हम क्या क्या इनकम लेते हैं? फ्रॉम लैंड वी गेट रेंट, फ्रॉम लेबर वी गेट वेजेस, और कैपिटल से क्या मिलता है? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट्स. क्लियर? ये 4 चीजें तो आपको क्लियर हो गई. अब चलते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है. Normal residence, whether a person or an institution, is one whose economic interest lies in the economic territory of a country in which he lives. ध्यान से फिर समझिए. एक कंट्री की मैं इस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंस हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाना, पैसे खर्च करना, इसी देश से जुड़ा है और यहीं से पैसे कमाती हूँ. क्लियर? फ्रॉम वेयर आई अर्न मनी, मैं कहाँ से मनी अर्न करती हूँ? फ्रॉम इंडिया. इट मीन्स माई इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया. इन इकोनॉमिक टेरिटरी. अब ये सवाल पैदा होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? इसको डिटेल में मैं अभी आने वाले 5 मिनट में आपको करवा रही हूँ. क्लियर? तो नॉर्मल रेजिडेंस कौन गिना जाएगा? चाहे कोई पर्सन है या कोई पूरा इंस्टीट्यूशन है, whose center of economic interest lies in economic territory of a country in which he lives. The center of economic interest implies, economic interest की बात कर रहे हैं, इसकी economic territory की डिटेल में करेंगे बेटा. economic interest का क्या मीनिंग निकला? The residents live or located within the economic territory for more than 1 year. It means कोई एक इंसान यहाँ घूमने आया हुआ है और वो 10 दिन बाद चला गया. 10 दिन तो वो इंडिया में रहा, या मैं 1 महीना इंडिया में रहा. फ्रॉम यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी आया हुआ है, वो 1 साल से अगर कम रहा है तो ही इज नॉट सो कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री. अगर एक इंसान 1 साल से ज्यादा इस देश में रहेगा तो वो इस देश का क्या गिना जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंस. द रेजिडेंस, और दूसरी कंडीशन क्या है? द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स उसकी अर्निंग, उसकी स्पेंडिंग एंड द एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन. वो इंसान नॉर्मल रेजिडेंस गिना जाएगा जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट या इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे जुड़े हों? उसी लोकेशन से जुड़े हों, और बेशर्ते वो 1 साल से ज्यादा रह चुका हो. बात समझ में आ गई नॉर्मल रेजिडेंस की? तो अगर हम पिछले वाले उसमें देखें बेटा, तो पीछे हमारा क्या था? पीछे हमने क्या किया था कि इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है. और क्या चाहिए होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंस चाहिए होते हैं. क्लियर? नॉर्मल रेजिडेंस कैसे चाहिए होते हैं? तो नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं? जहाँ ये 2 शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए एटलीस्ट, कि ही मस्ट बी द रेजिडेंस ऑफ दिस कंट्री मोर देन 1 ईयर एंड हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक इंटरेस्ट means earning, spending, accumulation from this location. क्लियर? आगे चलते हैं. सिटीजनशिप फिर कैसे मिलती है? सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट. हाँ, थोड़ा सा लॉ के बारे में जानना पड़ेगा, लेकिन 1 मार्क के लिए आपको इतना सारा जानने की जरूरत नहीं है. सो इसे ध्यान से सुनिए और पता चल जाएगा. Citizenship is basically a legal concept based on the place of birth of person
कि हमारा कहाँ जन्म हुआ हो, एंड सम लीगल प्रोविजंस अलाउंग टू अ पर्सन बीइंग अ सिटीजन। मैं आपको इंडिया के बारे में बताती हूँ। इंडिया में सिटीजनशिप दो तरीके से मिलती है। अब तो नया बेटा इसमें अमेंडमेंट एक्ट आ गया थोड़ा सा, तो हम यहाँ तो इकोनॉमिक्स की चर्चा करें, ऑब्वियस हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे बेटा। तो सिटीजनशिप दो तरह से मिलती है। व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया एंड ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप बिकॉज ही बोर्न इन इंडिया। एंड द सेकेंड पॉइंट इज a person born outside India applies for citizenship and Indian law allows him to become the Indian citizen। उसको अलाउ भी करना चाहिए। जो इंसान ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप ले सकता है वो इंडिया का भी ले सकता है, लेकिन कनाडा एक ऐसा कंट्री है और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सिंगल सिटीजनशिप पे है। अगर किसी ने कनाडा की सिटीजनशिप लेनी है तो इंडिया की छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज अ लीगल कंसेप्ट। आपके मतलब के लिए ये दो बातें हैं। जो पर्सन इंडिया में पैदा हुआ उसे ऑटोमेटिकल सिटीजनशिप मिल जाएगी, और जो कोई बाहर पैदा हुआ और इंडिया में अप्लाई करेगा तो वो इंडिया का, और उसे परमिशन मिल जाती है तो वो इंडिया का सिटीजनशिप हो जाएगा। क्लियर? Now, who are not included into category of normal residence or citizenship? ध्यान से बेटा चलते हैं। Foreigner visitor in country for such purpose of recreation, holiday, medical treatment, study tours, conference, sports, events, business extra। कोई भी फॉरेनर विजिटर जो हमारे कंट्री में रिक्रिएशन के लिए आया हो, यानी कुछ सुधार करना चाहता हो, रिक्रिएट करना चाहता हो, मान लो यहाँ की उसे गारो खासी की पहाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, वहाँ पे कुछ लिखना चाहता हो, कुछ भी एक क्रिएटिव वर्क करना चाहता हो, हॉलीडे स्पेंड करवाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है, तो वो इंसान, वो फॉरेनर कैटेगरी में नहीं आएगा। किसकी कैटेगरी में नहीं आएगा? नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में not included the foreigners who are here for the purpose of recreation, holiday, medical treatment। Now the crew members of a foreign vessels, जो ये शिप्स वगैरह चलते हैं उसमें क्रू मेंबर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, सीजनल वर्कर हैं, ये सब भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्लियर? क्योंकि उनका शिप इधर से उधर चलता रहता है। मान लो इंडिया का शिप अब यूएस के पास से गुजर रहा है, तो वो यूएस के रेजिडेंट्स नहीं हो गए, वो क्योंकि हमारा है तो वो हमारे ही रेजिडेंट्स हैं। क्लियर? कमर्शियल ट्रैवलर्स जिनका आना जाना होता है, कई लोग लेबर तो ऐसी होती है हर रोज जाती हैं और हर रोज वापस आती हैं। नेपाल से लोग यहाँ आते हैं तो वो इंडिया के, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ के लोग आते जाते रहते हैं, रूटीन में रेगुलर आते हैं, और अदर वीकली बेस्ड और डेली, तो दे आर नॉट कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्लियर? ऑफिशियल डिप्लोमेट मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ए फॉरेन कंट्री। थोड़ा सा बेटे दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुने। एक जनरल सी नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जितने भी इंडियन फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं दे आर कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स। देखो बेटा, हम ये इंडिया है और इंडिया की एम्बेसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। अब इंडिया के कुछ डिप्लोमेट्स वहां काम कर रहे हैं, हमारी एम्बेसी है, तो जिस भी एम्बेसी में, ये एम्बेसी है कनाडा में। क्लियर? कनाडा में एम्बेसी, यहाँ हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं, तो दीज इंडियंस आर कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, रादर इट इज सिचुएटेड इन कनाडा। चलो चलते दिल्ली में कनाडा की एम्बेसी है और इस एम्बेसी में कनाडा के लोग काम कर रहे हैं। क्लियर? दैट पर्सन आर कॉल्ड द रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा, not in India, rather they reside in India। वो इंडिया में रह रहे हैं, बट नॉर्मल रेजिडेंट्स किसके गिने जाएंगे बेटे? कनाडा के। चलते हैं, यूएस की एम्बेसी है दिल्ली में और यूएस के लोग वहां काम कर रहे हैं, तो वो यूएस के लोग यूएस के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे, ना कि इंडिया के। एक बात क्लियर कर लीजिए दिमाग में बेटा, ये जो इंडिया का मैप है, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल बाउंड्री। क्लियर? डोमेस्टिक बाउंड्री क्या होती है? इस पॉलिटिकल बाउंड्री में कुछ एम्बेसीज होंगी, WHO का होगा, कुछ भी होगा, वो जिस देश का है उसी देश का माना जाएगा। दैट इज नॉट रिलेटेड विद आवर कंट्री। नो डाउट इट इज डोमेस्टिक, इट इज पॉलिटिकली
पॉलिटिकली बाउंड्री की बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन इंडिया, बट द पर्सन हु आर वर्किंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड are here. They are so called the residents of their own country. Clear? But the employees who are working here from India, any clerk, any officer from India, so they are so called Indian or normal residents. Is that clear? Please बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटे आपको? दोबारा से चलते हैं। जो लोग इंडिया में रह रहे हैं वो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो जिनका जन्म हुआ, चाहे वो उनको परमिशन मिल गई। क्लियर? और अगर इंडिया में कोई एम्बेसी है, कोई WHO की बिल्डिंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है, वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उसी देश के होते हैं बेटे, रह यहाँ रहे होते हैं, लेकिन दे आर सो कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ देयर ओन कंट्री। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? आई रिपीट अगेन, जो इंसान 1 साल से कम रह रहा है वो इंडिया का नहीं है। जो समुद्र की यात्रा कर रहा है, समुद्र में चल रहा है, वो जिस देश का है वो इसी देश का गिना जाएगा। क्लियर? अगर हमारे यहाँ केरला के पास कोई शिप जा रहा है बाहर के कंट्री का, तो वो उसी कंट्री के लोग माने जाएंगे। हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल डिप्लोमेट्स या एम्बेसडर काम करते हैं, जो उनकी एम्बेसी है हमारे इंडिया में, वो उसी देश के माने जाएंगे, हमारे देश के नहीं माने जाएंगे। और हमारे देश की एम्बेसी अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ इंडियन काम कर रहे हैं, तो वो इंडियन के रेजिडेंट्स माने जाएंगे, कनाडा के नहीं माने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के नहीं माने जाएंगे। तो एक बात तो याद रख लो, फॉरेन विजिटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। कमर्शियल ट्रेवलर, सीजनल वर्कर आर नॉट इंक्लूडेड। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। इंटरनेशनल बॉडीज में जो भी काम करता है, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी, दे आर नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गया? और ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, जो 1 साल से कम रह रहा है वो वैसे भी नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होता। पता चल गया? 5-6 बातें दिमाग में रख ली। जितने लोग विजिटर आते हैं वो नहीं होते, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं होते। वो नेपाल का कोई स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने आया हुआ है तो ही इज नॉट द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। क्रू मेंबर, ट्रैवलर्स, उनका कोई शिप चल रहा है, जो भी होता है उसमें नहीं होता। और कोई भी एम्बेसडर या ऑफिशियल या डिप्लोमेट कहीं भी किसी भी देश में काम कर रहा है तो वो अपने ही देश का गिना जाता है। हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है, मान लो ईरान का, तो वो ईरान का ही गिना जाएगा। ईरान में हमारा इंडियन काम कर रहा है किसी इंटरनेशनल बॉडी में, वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ एक बात चलते हैं, WHO का जो हॉस्पिटल है वहाँ जो काम कर रहे हैं, they are foreigners. 50% of them are foreigners. The person who are foreigners allied to that their particular country, not with India. Is that clear? Now, economic और domestic territory क्या होती है? अभी मैंने क्लियर किया था बेटे। इसको एक लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है। Domestic territory of a nation is understood to be the territory lying within the political frontiers or boundary of a country. इसका मतलब क्या निकला? ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, इंडिया है, पॉलिटिकल बाउंड्री है। क्लियर? Domestic territory of a nation understood to be the territory lying within the political frontiers. अब within the political frontiers क्या है? एक बात करते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो एक प्लेन पेज पे आपको मैं समझाती हूँ बेटा। ये इंडिया, क्लियर? ये पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की। इस पॉलिटिकल बाउंड्री में दिल्ली में, चंडीगढ़ में बहुत सारी एम्बेसीज हैं। तो ये एम्बेसी किसकी गिनी जाएगी? अगर ये एम्बेसी कनाडा की है तो कनाडा की गिनी जाएगी, अगर ये एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की गिनी जाएगी। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो ये एम्बेसीज हैं, ये एम्बेसीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। देश हमारा है, जगह हमारी है,
but these embassies are not so called in India. This is not the domestic territory of India. Is that clear? Uh, Domestic territory of a nation understood to the territory being lying within the political frontiers. Clear? But in national income accounting, the domestic territory is used in wider sense. जब हम national income की बात करते हैं तो wider sense, अरे भैया wider sense तो होनी है. जब इंडिया में कनाडा की एम्बेसी है तो वो कनाडा की डोमेस्टिक टेरिटरी है. इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है तो वो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी में आएगा. पर जब कनाडा में इंडिया की एम्बेसी है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? इंडिया की. क्लियर? ये किसकी टेरिटरी है? इंडिया की. समझ में आ गया? तो जब नेशनल इनकम काउंट करेंगे, इस सारी जगह की नेशनल इनकम काउंट करेंगे, सारी जगह की. क्लियर? इन दो चीजों को छोड़कर ये क्या है? एम्बेसीज किसी और कंट्रीज की. तो ये सारी इनकम हो और प्लस ये वाली इनकम, तो ये इनकम क्या कहलाएगी बेटा? नेशनल इनकम. ये हमारी टेरिटरी ही है. अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेरिटरी है तो हमारी है, ईरान के अंदर हमारी एम्बेसी है तो हमारी है. तो यहाँ सबसे मिलने वाली इनकम हमारी क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम. बट यहाँ से जो इनकम मिली, इस जगह से जो इनकम मिली, ये किसकी है? कनाडा की कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की है. अब समझ में आ गया? बेटा मेरे घर में एक किराएदार रहता है ना? वो किराएदार जहां से अर्न करता है वो अपने ऊपर ही खर्च करेगा ना, मुझे तो नहीं करेगा ना. ये मेरा ही घर. हाँ, मेरे घर में जितने लोग रह रहे हैं वो मेरे घर के लिए कमा रहे हैं, लेकिन मेरे घर का एक कमरा जो किराए पर है, तो वो जो किराएदार कमा रहा है वो, नो डाउट, सिंपल लैंग्वेज में तो घर तो मेरा ही रहेगा, है ना? लेकिन वो टेरिटरी किसकी गिनी जाएगी? क्या उसका लॉक खोल के आप उसके रूम में जा सकते हो? नहीं जा सकते ना. सेम विद हियर. बस इतनी सी बात समझ लो. वो जो उस रूम के अंदर बैठ के कमा रहा है या कमाने जाने बाहर जाता है सर्विस करने के लिए, तो वो उसी का ही है. डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए नेशन अंडरस्टूड बी द टेरिटरी लेइंग विद द पॉलिटिकल बाउंड्री. यानी वो घर तो मेरा ही है, लेकिन वो जगह मेरी नहीं है जहां वो लॉक लगा के जाता है, मैं उसके पीछे से लॉक नहीं खोल सकती. इन द national income accounting, the term domestic territory is used in wider sense. Based on the freedom criterion, the scope of economic territory is defined to cover. एक चीज और आती है बेटे. अब मैं यहाँ से ये कनाडा की एम्बेसी है, ये कनाडा है, ये कनाडा है, ये कनाडा की एम्बेसी है. तो कनाडा यहाँ से कोई भी चीज ले सकता है, कोई भी चीज वापस ले सकता है, उसकी मर्जी है. क्लियर? एक बात और चलती है. डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी. इकोनॉमिक टेरिटरी बहुत वाइडर सेंस है, यानी जहां अपनी मर्जी से फ्रीडम हो टू डू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब मेरी एम्बेसी यहाँ पे है तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, ले सकती हूँ या दे सकती हूँ सामान. समझ में आ रहा है ना बेटा? तो एक बात थोड़ा सा बस समझ लो. पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया की है, इसमें कोई भी एम्बेसी अगर बाहर की है तो वो बाहर के ही रेजिडेंट्स भी गिने जाएंगे और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी. और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारी एम्बेसीज हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी. दैट इज वेरी मच सिंपल. Ships, aircraft owned and operated by normal residents between two or more countries. For example, Indian ship moving between China and India. तो चाइना और इंडिया के बीच में इंडिया का शिप घूम रहा है तो इंडिया का ही कहलाएगा भैया. अब हमारे मछुआरे श्रीलंका के पास मछलियां पकड़ते हैं, ऑब्वियस केरला लास्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, तो वहां पे कन्याकुमारी. तो कन्याकुमारी में लोग क्या कर रहे हैं बेटा? फिश पकड़ रहे हैं. तो वो किसके बीच की बाउंड्री में आएगा? श्रीलंका और इंडिया की. तो क्या वो लोग हमारे इंडियन के रेजिडेंट्स नहीं है? यस दे आर. फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस. अब नेचुरल गैस मिली रिलायंस वाले को समुद्र में, तो वो समुद्र जो है, वो जो सी है, दैट इज वो किसी के बाप का नहीं है. हम कह सकते हैं ना ऐसे, ये सड़क तेरे बाप की है, तो ऑब्वियसली वो भी समुद्र किसी के बाप का नहीं है. तो जो वहां काम कर रहा है वो उसी कंट्री का गिना जाएगा. क्लियर? फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय द इंडियन फिशरमैन मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर वो डोमेस्टिक कहीं भी मछलियां पकड़ रहे हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में, तो वो
हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। समझ में आ गया। अम्बेसी करने वाले कंसल्टेंट, मिलिट्री के लोग अगर कहीं लड़ने गए हुए हैं या बैठ रहे हैं तो वो हमारी कंट्री के क्या गिने जाएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में गिने जाएंगे। इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक रशिया में अगर हमारी एम्बेसी है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। समझ में आ गया बेटा? प्लीज बेटा बी क्लियर, अगर आपको समझ में आया, नहीं तो आप इसको बैक करके दोबारा से देख सकते हो। क्लियर? कहो तो मैं फिर से बता दूं, रादर बेटा आप बैक करके देख लेना, और अगर समझ में नहीं आएगा प्लीज डू द कमेंट, नीचे कमेंट जरूर दिया करो बेटा, ताकि एक दिन मैं आपको सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम चैप्टर लूंगी बेटा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आई थिंक आज के लिए टॉपिक इतना ही समझ लें। रिवाइज कर लेते हैं बेटे। हमने नेशनल इनकम का कंसेप्ट किया। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, जस्ट अ मिनट, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, दिस इज द साइन ऑफ सम। तो इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम विच इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था बेटे, अगर आपको याद हो। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं, कौन से होते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में होता है जिस देश में वो रह रहे होते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि उनकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्निंग, स्पेंडिंग जो है वो उसी देश में हो, यानी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पैसे कमाने का वही हो, और वो उसी देश में 1 साल से ऊपर रह रहे हो। दे आर सो कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स। सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उन्हें, या तो वो ऑटोमेटिक सिटीजन हो इंडिया के अगर उनका बर्थ हुआ है, या वो परमिशन लेकर इंडिया के सिटीजन बन जाएं। जो इंक्लूड नहीं होते, विजिटर इंक्लूड नहीं होते, क्रू मेंबर्स नहीं होते, ऑफिशियल डिप्लोमेट नहीं होते, एम्बेसडर नहीं होते, इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूड नहीं होती, जो 1 साल से कम रह रहे होते हैं वो लोग इंक्लूड नहीं होते नॉर्मल रेजिडेंट्स में। और इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी, ये भी मैंने आपको बता दिया बेटे। इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या अंतर है? पॉलिटिकल जो भी हमारी बाउंड्री है वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, लेकिन इस पॉलिटिकल बाउंड्री में बहुत सारी एम्बेसी या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उसमें जो बाउंड्री होती है वो उसी देश की होती है बेटा। और यहाँ अगर श्रीलंका है बीच में, हमारे फिशरमैन फिशर पकड़ रहे हैं बेटा, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। सपोज यहाँ एक सी है और इंडिया में यहाँ से अंबानी ने यहाँ जाके इस सी में गैस निकाल ली, तो ये भी कौन सी टेरिटरी में आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। समझ में आ गया बेटा? तो थोड़ा सा डिफरेंस कर लें बेटा। एक लास्ट पॉइंट, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस। नेशनल इनकम रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, एंड फाइनल गुड्स आपको पता है क्या होती हैं, services produced by the normal residents of a country during an accounting year. Just see the difference. Please see the difference. Domestic income refers to the, ध्यान से, sum total of the income earned by the factor of production within the domestic territory of a country during an, बस इतना सा फर्क है। यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड है, यहाँ वर्ड है नॉर्मल रेजिडेंस। कल इसको हम डिटेल से करेंगे, तो कल हम इसी से स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम एंड domestic income. Is that clear? We will do it tomorrow in the next video. Okay beta, bye bye, have a nice day.